तो फिर से स्वागत है आपका मोबाइल टेक की चैनल के अंदर। अभी तक हम लोगों ने iOS के ऊपर वीडियो बनाए थे, तो आज से हम लोग हमारा रिएक्ट नेटिव का नया कोर्स स्टार्ट करने वाला है। तो रिएक्ट नेटिव के बारे में बेसिकली मैं आपको बताऊं तो रिएक्ट नेटिव क्या है कि आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है जो टोटली जावास्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको रिएक्ट नेटिव के अंदर कोडिंग करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स आने ज़रूरी है, ठीक है। और एंड्रॉयड का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और iOS का भी बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि एंड्रॉयड के अंदर कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, कैसे कोड होता है, कौन सी लैंग्वेजेस है एंड्रॉयड के अंदर, iOS के अंदर कौन सी लैंग्वेजेस है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आपको सारी उसका बेसिक्स पता होना चाहिए, सिंटैक्स पता होनी चाहिए और आपको उसके प्रोज और कॉन्स भी जावास्क्रिप्ट का आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। रिएक्ट नेटिव के ऊपर थोड़ा बात करते हैं। तो रिएक्ट नेटिव के अंदर क्या है कि आपको सिंगल कोड के अंदर एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए आपको एप्लीकेशन क्रिएट हो जाती है विद अ सिंगल कोड, ठीक है। सिंगल कोड मतलब आप एक स्क्रीन बनाओगे तो वो स्क्रीन आपकी दोनों में सेम इक्वल टू रन होगी, ठीक है। आप एंड्रॉयड के अंदर चेक करोगे या iOS के अंदर चेक करोगे तो दोनों में आपकी सेम स्क्रीन डिज़ाइन दिखेगी आपको, और जो भी फंक्शनलिटी होगी वो सेम परफॉर्म करेगी। आपको दोनों के लिए अलग अलग फाइल बनाने की या अलग अलग कोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े एनवायरनमेंट सेटअप्स देखते हैं कि रिएक्ट नेटिव के अंदर कैसे एनवायरनमेंट सेटअप्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है रिएक्ट नेटिव के डेवलपर वेबसाइट है। आप रिएक्ट नेटिव डेवलपर वेबसाइट सर्च करोगे तो आपको ये वाली वेबसाइट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले हम लोग एनवायरनमेंट सेटअप के लिए थोड़े बात करते हैं। तो उसके लिए CLI प्रोजेक्ट है। रिएक्ट नेटिव के अंदर क्या होता है कि एक्सपो होता है और CLI होता है। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि आपको जो स्ट्रक्चर रहता है वो थोड़ा अलग रहता है, एक्सपो के अंदर अलग रहता है, एक्सपो के अंदर थोड़ा एडवांस है और उसका वे अलग है एप्लीकेशन क्रिएट करने का, और CLI का वे अलग है एप्लीकेशन क्रिएट करने का। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली CLI देखते हैं पहले। एक्सपो के ऊपर मैं वीडियो बाद में आपको बना के दे दूँगा। तो CLI के अंदर क्या है कि अब यहाँ से आपने macOS सिलेक्ट किया, विंडोज़ सिलेक्ट किया, लिनक्स सिलेक्ट किया, ठीक है। या तो कोई भी आप एक प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली रिएक्ट नेटिव जब आप कर रहे हो तो आपके पास मैक होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि आपको iOS के लिए भी रन करना होगा। अगर आप विंडोज़ सिलेक्ट करेंगे और विंडोज़ अगर आपके पास है तो विंडोज़ में आप iOS पे रन नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके लिए फिर आपको VMware यूज़ करना पड़ेगा और बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। उससे अच्छा है कि अगर आप मैक यूज़ कर लो या तो विंडोज़ के अंदर आप हैकेंटोश डाल के मैक यूज़ करो तो वो बेटर हो जाएगा, क्योंकि आपको दोनों के लिए रन करना पड़ेगा और iOS कंपलसरी आपको मैक सिस्टम आपके मैक OS होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों ने iOS का टारगेट सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम लोगों ने नोड और वॉचमैन इंस्टॉल किया। वॉचमैन बेसिकली क्या है, नोड तो आपको पता है कि नोड मॉड्यूल्स कहाँ पर, नोड का जो भी पूरा पैकेज है NPM है वो सब आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ही आप रिएक्ट नेटिव और कोई भी लैंग्वेज Node.js है, जावास्क्रिप्ट है, बेसिकली जो भी बेसिक लैंग्वेज है आप चला सकते हो। तो वॉचमैन के लिए क्या है कि वॉचमैन इसीलिए हमको ज़रूरी है ताकि जो हमारा मेट्रो बिल्डर है और जो हमारा मेट्रो सर्वर जो चलेगा रिएक्ट नेटिव कोड के लिए, तो उसके लिए वॉचमैन ज़रूरी है, ठीक है। तो मेट्रो बिल्डर क्या करता है कि मेट्रो बिल्डर आपको कोड का जितना भी कोड आप सेव करोगे सिंगल चेंजेस वो इंस्टेंट रिफ्लेक्ट करके आपको ऐप में दे देगा। अगर आप एंड्रॉयड और iOS के लिए कोड कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि एक छोटी सी चीज़ चेंज करने के बाद, एक लाइन चेंज करने के बाद या तो एक कॉमा सेंटेंस चेंज करने के बाद भी आपको फिर से एप्लीकेशन रन करनी पड़ती है। लेकिन रिएक्ट नेटिव में ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेट्रो बंडल जो है वो पूरा आपका हॉट रिलोडिंग कंसेप्ट आपको प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आपने एक बार सेव कर लिया तो सेव करने के बाद इंस्टेंट रिफ्लेक्ट आता है आपकी एप्लीकेशन के अंदर, और जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो तुरंत ही आपको एप्लीकेशन के अंदर दिख जाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सकोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्सकोड है, फिर एक्सकोड के अंदर कमांड लाइन टूल्स आपको सेटअप करने रहेंगे प्रेफरेंसेस में जाकर, ठीक है। उसके बाद एक्सकोड सिम्युलेटर है, एक्सकोड के अंदर जो सिम्युलेटर सेटअप करता है वो है, और उसके बाद ये वाला जो कमांड है वो हमारा मेन है, ठीक है। उससे पहले अगर आपको रिएक्ट नेटिव का सेटअप करना है और पहली बार आप रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको रिएक्ट नेटिव CLI करके जो उसकी डिपेंडेंसी जो लाइब्रेरी है वो आपको पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो NPM यहाँ पे इन लोगों ने अनइंस्टॉल लिखा है,
तो आपको क्या करना है, npm install -g मतलब ग्लोबल, ठीक है, रिएक्ट नेटिव CLI और रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी /CLI, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी है। उसके बाद ही आप रिएक्ट नेटिव CLI का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर ये आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको वो एरर देगा, कमांड नॉट फाउंड की एरर देगा। सो आई होप कि आप लोगों ने ये चीज़ पहले इंस्टॉल कर ली है। और उसके बाद हम लोग कहाँ चलते हैं कि प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए चलते हैं। तो ये वाला जो कमांड है, तो उससे क्या होगा कि आपका ऑसम प्रोजेक्ट करके एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। npx रिएक्ट नेटिव @latest init ऑसम प्रोजेक्ट। ये कमांड क्या करता है कि आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके देगा। ऑसम प्रोजेक्ट है वो मेरा प्रोजेक्ट का नेम है। अगर उसकी जगह पर आप कोई और एप्लीकेशन बना रहे हो, चैट एप्लीकेशन, आपका शॉपिंग एप्लीकेशन, कोई डिलीवरी मैनेजमेंट है, आपका फार्मा का कुछ भी है, तो जो भी आप नाम देना चाहो यहाँ पे ऑसम प्रोजेक्ट की जगह पर आप दे सकते हो। तो ये @latest क्या है? @latest मतलब जो भी लेटेस्ट वर्जन जो अभी चल रहा है, वो लेटेस्ट वर्जन का आपको वो प्रोजेक्ट क्रिएट करके देगा, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन मतलब आपको देखना है तो यहाँ पर ऊपर आप एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको उसका लेटेस्ट वर्जन दिखेगा, और एरो पर क्लिक करोगे तो नीचे जितने भी उसके पास्ट वर्जन होंगे वो सब भी आपको यहाँ से दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो कमांड मैंने ऑलरेडी हीट करके एक मैंने प्रोजेक्ट सेटअप कर रखा है, बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप। तो उसके बाद हम लोग, हाँ, और अगर प्रोजेक्ट सेटअप के टाइम पे अगर आपको कुछ रूबी की एरर आती है, रूबी की या तो जेम्स की, ऐसा कोई इंडिकेशन होता है, कोई एरर आती है और सक्सेसफुली प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हो पाता है, या तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है या सक्सेसफुली रन नहीं हो पाता है iOS के अंदर, स्पेशली iOS के अंदर, तो मतलब आपको बंडल की प्रॉब्लम है, आपका जो बंडलर है वो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको cd iOS करके iOS के फोल्डर के अंदर जाना होगा और फोल्डर के अंदर जाकर आपको बंडल इंस्टॉल का कमांड मारना पड़ेगा। ये वाला जो कमांड है वो आपको मारना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा और उसके बाद सक्सेसफुली आपका iOS के अंदर भी प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शनल चीज़ है। ऑप्शनल चीज़ के अंदर क्या है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक वर्जन का प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो, लाइक 0.70 वर्जन, 0.71 या तो बिलो 70 वर्जन, ठीक है, तो यहाँ पे @ करके आपको वर्जन देना है, ठीक है। यहाँ पे @ करके आप वर्जन दोगे तो वो वर्जन का प्रोजेक्ट वो आपको क्रिएट करके देगा। और यहाँ पर भी सेम वर्जन और लास्ट में भी आपको सेम वर्जन, दो जगह पर आपको वर्जनिंग करना है। 0.70 0.70 दोनों जगह पर 0.70 लिखोगे तो आपको 0.70 वर्जन का प्रोजेक्ट क्रिएट करके वो देगा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को रन करेंगे। तो रन करने के लिए दो मेथड है। एक तो npm है, npm जो बेसिक्स होता है वो, और दूसरा होता है यान आपको क्या है कि वो npm जैसा ही सेम काम करता है। आपको डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के लिए या तो रन करने के लिए या तो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए जैसे npm काम करता है वैसे ही आपका यान भी काम करता है, ठीक है। तो यान क्या है कि आपको उसकी डिफ़ॉल्ट वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ से यान इंस्टॉल करके, तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है यहाँ से आपको यान इंस्टॉलेशन के स्टेप्स मिल जाएंगे। देखो, इंस्टॉल वाया npm, तो npm इंस्टॉल ग्लोबल करोगे यान, तो आपको यान प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर एक बार आपको आपका जो टर्मिनल है वो एक बार क्लोज करके फिर से टर्मिनल स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो यान नॉट कमांड फाउंड की एरर देगा। तो आई होप यहाँ से आपने यान भी इंस्टॉल कर लिया है। तो यान इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, आपको यान iOS रन करना है। iOS मतलब वो क्या करेगा कि iOS के ऊपर एप्लीकेशन आपका रन करेगा, ठीक है। ओरिजिनल आपका जो है वो कमांड ऐसा है, रिएक्ट नेटिव रन iOS और रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड, ठीक है। तो बेसिकली ये शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट्स मतलब क्या होगा है, आपके यान iOS लिख दिया तो यहाँ पे जो iOS वाला जो कमांड है स्क्रिप्ट के अंदर वो यहाँ पे वो एग्जीक्यूट कर देगा, और उसको रन करने के लिए और उसको प्रॉपरली रन करने के बाद ये कुछ आपको ऐसे दिखेगा। आपका जो ये प्रोजेक्ट है ये ऐसे दिखेगा, वेलकम टू रिएक्ट करके आएगा, और साथ में जो भी कोड उसने किया होगा वो आपको यहाँ पे प्रॉपरली दिख जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद सेम चीज़ है एंड्रॉयड के लिए रन करने के लिए। एंड्रॉयड के लिए थोड़ा अलग स्टेप्स हैं, एक बार हम लोग एंड्रॉयड का भी ओवरव्यू फटाफट से देख लेते हैं।
तो उसके लिए भी नोड मोड वॉच है, उसके लिए आपको जुलू 17 इंस्टॉल करना पड़ा। जुलू 17 मतलब आपका जेडी की लाइब्रेरी है। तो जेडी की लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद आपको और एक इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड्रॉयड स्टूडियो। अगर एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है तो वो इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद उसका एसडीके सिलेक्ट कर दीजिए, एसडीके का पार्ट सेटअप कर दीजिए जैसे यहाँ पर इन लोगों ने किया है, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस है, @latest करके प्रोजेक्ट क्रिएट करिए, या तो फिर आपका जो वर्जन है वो वर्जन का प्रोजेक्ट क्रिएट करिए, ठीक है। और उसके बाद सेम यान एंड्रॉयड, ये यान स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अगर जो आपका मेट्रो बंडल ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होता है, आपने रन कर लिया लेकिन आपका मेट्रो बंडल ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको यान स्टार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यान स्टार्ट क्या करता है कि आपका मेट्रो बंडल स्टार्ट करता है, ना कि आपकी प्रोजेक्ट रन करता है। रन करने के लिए आपको पर्टिकुलर एंड्रॉयड या तो iOS के लिए कमांड हिट करना पड़ेगा, और उसके बाद ऐसा कुछ आपको एंड्रॉयड इमुलेटर पे कोड दिखेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग अभी हमारे कोड के अंदर चलते हैं, जो बेसिक्स मैंने कोड क्रिएट करके रखा है। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि यहाँ पर बंडल का प्रोजेक्ट होगा, उसके ऊपर टेस्ट का प्रोजेक्ट है, फोल्डर है, उसके नीचे एंड्रॉयड का फोल्डर है, iOS का फोल्डर है, नोड मॉड्यूल्स हैं। ये एसआरसी मैंने खुद से क्रिएट किया है। जब आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो आपको एसआरसी फोल्डर नहीं आएगा, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि मैंने एसआरसी फोल्डर क्यों क्रिएट किया है। फिर ये कुछ और फाइल्स है यहाँ पर। तो रिएक्ट नेटिव के अंदर क्या होता है कि सबसे मेन फाइल जो मैंने अभी ओपन करके रखी है packet.json फाइल है। तो packet.json फाइल के अंदर क्या होता है कि आपकी जो भी डिपेंडेंसीज है, लाइक आपकी फायरबेस की डिपेंडेंसी हो गई, आपकी डेट पिकर की डिपेंडेंसी हो गई, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी मेंशन की गई रहती है, और यहाँ से आपको वो चेक करने के लिए मिल जाती है कि मैंने कौन सी डिपेंडेंसी डाली है, ठीक है। तो डिपेंडेंसी मतलब क्या हो गया, तो मतलब मान लो कि आपको फायरबेस नोटिफिकेशन यूज़ करना है या तो फायरबेस मैसेजिंग यूज़ करना है आपके ऐप के अंदर, तो फायरबेस के ऐप के ऊपर जाओगे, आपको फायरबेस ऐप करके जो भी, या तो फायरबेस मैसेजिंग करके जो भी यहाँ से वहाँ उन्होंने कमांड दिया होगा, वो कमांड यहाँ पे आके आपके टर्मिनल के प्रोजेक्ट के अंदर आके आप हिट करोगे, ठीक है। तो हिट करने के बाद आपका ये जो डिपेंडेंसी का है आपका जेसन बना हुआ, तो उसके अंदर आपकी डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी फायरबेस की, ठीक है। और उसका जो भी लिंक है वो पूरा नोड मॉड्यूल्स के अंदर रहेगा। नोड मॉड्यूल्स बेसिकली क्या है कि नोड मॉड्यूल्स आपका बंच ऑफ आपकी लाइब्रेरीज हैं। जितने भी लाइब्रेरीज की हार्ड फाइल होती है, फिजिकल फाइल होती है, वो सारी आपको नोड मॉड्यूल्स के अंदर मिलेगी। ये जितनी भी फाइल्स हैं ये आपकी बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की फाइल है, और जो भी आपने डिपेंडेंसी ऐड की होगी वो सारी नोड मॉड्यूल्स के अंदर आपको मिलेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है कि उसकी स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट के अंदर क्या है कि आपको रन करना है एंड्रॉयड iOS, स्टार्ट करना है, टेस्ट करना है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर आपका कमांड आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद डेव डिपेंडेंसी है। डेव डिपेंडेंसी में मतलब आपकी टाइप स्क्रिप्ट की है, जावा स्क्रिप्ट की है, बाबेल है, तो ये सारी चीज़ें वो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करके रखता है। और नीचे जेस्ट की नीचे अलग से स्क्रिप्ट है टेस्टिंग मॉड्यूल के लिए। अगर आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग करना है तो आपकी जेस्ट स्क्रिप्ट के लिए वो अलग से लिखा हुआ है उसको। तो मेन फाइल आपका जो हार्ट है, जो हम लोग हार्ट बोलते हैं, तो हार्ट ये चीज़ है packet.json, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपकी index.js फाइल है। अभी ये फाइल क्या है कि रूट ऑफ द एप्लीकेशन, यहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। मतलब जैसे ही एप्लीकेशन आप रन करते हो तो सबसे पहली फाइल आपकी index.js रन होती है, और index.js के अंदर आपने जो भी रूट कंपोनेंट दिया है वो रूट कंपोनेंट आपका कॉल होगा, ठीक है। रूट कंपोनेंट मतलब क्या हो गया कि जहाँ से आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, जो जहाँ से आप एप्लीकेशन को शुरू करना चाहते हो, तो वहाँ से आपका यहाँ पे इंडिकेशन होगा, यहाँ पे आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने app.js को हमारी मेन फाइल बनाई है। जो app.js है जो वो हमारी सबसे पहले कॉल होगी, सबसे पहले स्टार्ट होगी, ठीक है। तो app.js के अंदर मैंने मेरा पहला कोड लिखा है, ठीक है। सो index.js आपको समझ में आ गया, app.tsx आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हमारे थोड़े प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर। सो एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर क्या होता है
कि एंड्रॉयड फोल्डर का पूरा प्रोजेक्ट आपका एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर होता है। जैसे आप एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर अलग से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, तो वो जो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो वो पूरे का पूरा यहाँ पे एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर रहता है, और जो iOS का प्रोजेक्ट है वो iOS के अंदर रहता है। वैसे ही मैंने एक SRC करके फोल्डर बनाया है। SRC मतलब क्या हो गया कि जो भी मेरा सोर्स है, ठीक है, मेरा जो कोड रहेगा वो पूरा मेरा एक ही फोल्डर के अंदर मैनेज होगा। मेरे को बार बार यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा। मेरा जो रिएक्ट नेटिव का कोड है जो मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखूंगा वो पूरा मेरा SRC फोल्डर के अंदर रहेगा। SRC फोल्डर के अंदर मेरी क्या क्या चीज़ें मेंशन कर सकता हूँ मैं। देखो यहाँ पे एक तो आपकी जो स्क्रीन्स है, आपकी स्क्रीन्स रहेगी, ठीक है। स्क्रीन्स के बाद यहाँ पर आप और क्या कर सकते हो, एक मिनट, स्क्रीन्स हैं। स्क्रीन्स के बाद आप यहाँ पर थीम का मैनेज कर सकते हो। थीम का मैनेज करने के बाद यहाँ पे आप कंपोनेंट्स बना सकते हो। कंपोनेंट्स बनाने के बाद आप ग्लोबल एक फ़ोल्डर ले लो। ग्लोबल फोल्डर के अंदर जो भी कांस्टेंट रहेंगे आपके वो कांस्टेंट आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक यूटिल्स करके फोल्डर आएगा, उसके अंदर यूटिल्स करके फोल्डर के बाद आपका आई गेस तो ग्लोबल यूटिल्स के अंदर दोनों मैनेज हो गया। रिडक्स का एक फोल्डर आ जाएगा अलग से, रिडक्स के फोल्डर के अंदर पूरा रिडक्स का इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो यहाँ पे ये जो सेपरेशन है वो क्या करता है कि आपके प्रोजेक्ट को बेहतर बनाता है, वो सेपरेशन करता है, ताकि जो भी इन फ्यूचर जो नया डेवलपर आपके कोड के अंदर काम करेगा तो उसको ईजीली पूरे स्ट्रक्चर का आइडिया आ जाएगा, और कहाँ से कौन सी चीज़ हो रही है, कहाँ से कौन सी चीज़ मैनेज हो रही है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा। स्क्रीन्स के अंदर क्या होगा कि स्क्रीन्स के हम लोग अलग अलग स्क्रीन्स के फोल्डर बनाएंगे। जैसे स्क्रीन्स के अंदर हो गया तो मेरा होम स्क्रीन हो गया, ठीक है। होम स्क्रीन के बाद मेरा लॉगिन हो गया, ठीक है। लॉगिन यहाँ पे क्या है आ रहा, उसके बाद हमारा प्रोफाइल जो है प्रोफाइल हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप स्क्रीन्स के फोल्डर के अंदर, उसके अंदर आप home.tsx बना सकते हो, login.tsx बना सकते हो, उसकी स्टाइल की अलग फाइल बना सकते हो। तो ऐसा करके आप प्रॉपर पूरा मैनेज कर सकते हो आपके कोड को। अभी ग्लोबल के अंदर क्या आ सकता है, तो ग्लोबल के अंदर आपकी जो ऐप कांस्टेंट की है, आपकी एपीआई की कांस्टेंट है, आपकी बेस यूआरएल की कांस्टेंट है, ठीक है, वो सभी चीज़ें आ सकती है। कंपोनेंट्स के अंदर आपने कोई डेट पिकर बनाया है, आपने कोई टेक्स्ट फील्ड बनाई है, कोई कस्टम बटन बनाया है, तो वो सारा कंपोनेंट्स के अंदर जाएगा। थीम के अंदर क्या होगा कि थीम के अंदर आपका प्रॉपर ब्लैक थीम, वाइट थीम, आपने कोई कलर थीम यूज़ की है तो वो थीम अंदर आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। यूटिल्स के अंदर आप जो भी फॉन्ट सेटअप करने वाले हो, जो फॉन्ट का सेटअप है वो उसके अंदर आ जाएगा। कॉमन स्टोर है तो वो भी आप यूटिल्स में डाल सकते हो। फिर रिडक्स का फोल्डर, रिडक्स के फोल्डर के अंदर आप स्टोर, एक्शन और रिड्यूसर का जो भी आपको मैनेजमेंट करना है वो रिडक्स के अंदर आप इजीली कर सकते हो। सो ये बेसिक ओवरव्यू रिएक्ट नेटिव का हुआ, फोल्डर स्ट्रक्चर का हुआ। तो इसके बाद आप npm इंस्टॉल करके प्रॉपरली यान इंस्टॉल करके और उसके बाद यान iOS करके आप रन कर सकते हो। और रन करने के बाद जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा आपका पहला एप्लीकेशन यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आप पूरा कोड रिमूव करके आप हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और आगे हम लोग और भी देखने वाले हैं। और मेरा बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम्स होती है, रियल लाइफ प्रोजेक्ट के अंदर जो भी चैलेंजेस होते हैं, मैं यहाँ पर वो डिस्कस करूँगा। पहले मैंने ओवरव्यू दे दिया, अभी जितने भी रियल प्रोजेक्ट के अंदर चैलेंजेस आते हैं वो मैं उसके ऊपर मेजरली डिस्कशन करूँगा और मेजरली उसके ऊपर आपको एग्जांपल्स दिखाऊँगा। सो इससे क्या होगा कि आपको इजीली लाइव प्रॉब्लम्स के अंदर जो भी चैलेंजेस आते हैं वो इजीली आप सॉल्व करवा सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो क्या करते हैं कि सिंटेक्स दिखाते हैं, सिंटेक्स को कॉपी करते हैं, उसके ऊपर रन करते हैं, वो इजीली रन हो जाता है। लेकिन जो मोस्टली जो लाइव प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी अलग रहती है। जब आप लाइव प्रोजेक्ट क्रिएट करने बैठते हो तो उसका एपीआई कॉलिंग है, उसका लोडिंग इम्प्लीमेंटेशन है, फिर रेंडरिंग का इम्प्लीमेंटेशन है, स्टेट मैनेजमेंट है, ठीक है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो एक अलग लेवल पे काम करती है, वो आप सिंटेक्स के थ्रू नहीं जा सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा कोड का, लाइन बाय लाइन आपको प्रॉपरली कोड मैनेज करना पड़ेगा।
तो हम लोग, मेरा ये गोल है कि मैं मेजरली आपको वही चीज़ें दिखाऊं और उसके ऊपर ही मैं फोकस करूं। सो मेरे जितने भी वीडियोस होंगे, मेरे सारे वीडियोस के अंदर बेसिक्स के ऊपर आपको जितना भी लाइव प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी चैलेंजेस आएंगे उसके ऊपर हम लोग मेजरली बात करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ज़रूर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिले। ये मेरा नया नया है यूट्यूब के लिए ऊपर। सो मेरी एक खुद की वेबसाइट भी है स्टेप टू टेक करके। सो उसके बाद मैंने अभी नया नया वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। ठीक है, सो थैंक यू। और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, और अपने सारे दोस्तों को जितने भी नए नए रिएक्ट नेटिव में काम कर रहे हैं उनको मेरा वीडियोस शेयर कीजिए। ठीक है, आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू।